दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे सीके क्रिएटिव कॉर्नर के इस चैनल पे। कहानियों को इस एपिसोड में रानू के कलम से लिखा हुआ रोमांटिक उपन्यास कांटों का उपहार के 12 भाग के आगे की 13वीं भाग की सीरीज में लेकर के आया हूँ। अभी तक के कहानी में आपने सुना है कि राधा और कमल दोनों पहुंच चुके हैं राजा विजय भान सिंह की उस इलाके की, उस पुरानी हवेली की सर्वे करने के लिए। उनको सर्वे का काम, उनको एक नया इलाका बसाने का काम मिला था कमल को। तो जब कमल वहां जाने लगा सर्वे करने के लिए, तो उसकी माँ राधा ने भी बोला और जिद करके वो अभी कमल के साथ चल पड़ता है वहां। और वहां वो रामगढ़ के वह इलाका पहुंच चुके थे और कैंप लग चुका था। कैंप लगने के बाद वो उसकी माँ जिद करती है राधा, और वो राजा विजय भान सिंह के उस हवेली में घूमने जाता है। और उसी बीच अचानक ऐसा हो जाता है कि दोनों बहुत घबरा और डर सा जाते हैं। अब उससे आगे की कहानी को हम फिर यहाँ से शुरू करते हैं। रात के लगभग 2 बज रहे थे। कैंप में पलंग पर लेटे लेटे राधा ने अपनी आंखों को कई बार बंद करना चाहा, परंतु नींद कोसों दूर थी। एक पल भी उसे चैन नहीं मिला। बार बार वह सोचती रही, यह सब क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया? क्या वास्तव में एक अबला की आहों में इतनी शक्ति होती है? इतने बड़े राजा की बर्बादी यूं ही एकदम तो नहीं हो सकती। कमल बगल के पलंग पर सो रहा था, बिल्कुल बेखबर, बिल्कुल अनजान बना हुआ और बेखबर सा अनजान की तरह वो सो रहा था। माँ के दिल के अंदर उठते तूफानों से बहुत दूर पलंग से उठकर उसने कई बार, कमल बगल के पलंग पर सो रहा था बिल्कुल बेखबर और निश्चिंत। माँ के दिल के अंदर उठते तूफानों से बहुत दूर पलंग से उठकर उसने कई बार कमल को सोते हुए देखा था। माँ ने बहुत गौर से, बहुत प्यार से, जैसे जीवन में पहली बार उसे देख रही हो। उसके बालों पर हाथ फेर कर उसने उसका मस्तक भी चूम लिया था। हूबहू वहीं राजा विजय भान सिंह अपने पिता का प्रतिबिंब वो नजर आ रहा था। सहसा उसके कानों में कैंप के बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई पड़ी। उसने करवट बदली, इधर उधर देखा। कमल उसी प्रकार वह निश्चिंत होकर के सो रहा था। कदमों की चाप कैंप की ओर बढ़ रही थी। कदमों तले आए सूखे पत्ते चरमरा जाते थे। एक अज्ञात भय के कारण वह झट उठकर बैठ गई। चाप और समीप आई तो राधा कैंप की खिड़की के पास चली आई। बहुत धीमे से दबे पांवों झुककर उसने खिड़की का पर्दा थोड़ा ऊपर उठाया और बाहर झांका। घना अंधकार, परंतु तभी वह चौंक गई। घोर अंधकार में भी उसने अपनी ओर बढ़ती एक छाया देख ली। उसका दिल बहुत बुरी तरह से धड़कने लगा। लंबी चौड़ी छाया, परंतु कुछ झुकी झुकी सी थी। उसने यह अनुमान लगाना कठिन हो गया था कि यह कोई सत्यता है या स्वप्न नहीं। एक ही दृष्टि में वह इस छाया को पहचान गई तो अपने होठों पर काबू पाना उसके लिए असंभव हो गया। उसकी चीख निकल पड़ी, नहीं, और उसका स्वर सुनकर कमल जाग गया। अगल बगल लगे कैंप में शोर मच गया और कमल ने लपक कर माँ के समीप पहुंचा तो राधा बुरी तरह कांप रही थी। खिड़की का पर्दा हाथों द्वारा उसी प्रकार उठा हुआ था और राधा की आंखें बाहर अंधकार में खोई हुई थी। माँ कमल ने झुककर राधा की बाहें थामी और आश्चर्य से बाहर झांका। फिर उसने परेशान मुखड़े की ओर दृष्टि फेरी। क्या बात है माँ? बेटा, वह वह राधा एकदम से कांपते स्वर में बोली। वह आए थे? कौन माँ, कौन? वह कौन? कमल ने उसकी बाहें पकड़कर झिकझोर डाली। इस प्रकार की राधा के हाथों से पर्दा छूट गया और खिड़की बंद हो गई। राजा विजय भान राधा के मुंह से अचानक ही निकल गया। राजा विजय भान सिंह? कमल को विश्वास नहीं हुआ। हाँ बेटा, यह उन्हीं की आत्मा थी। माँ, कमल को अपनी माँ की स्थिति पर तरस आया। उसने तसल्ली देता हुआ बोला, यह तुम कैसी बात कर रही हो? अवश्य ही तुमने कोई स्वप्न देखा होगा। नहीं बेटा, राधा बोली, यह स्वप्न नहीं था, यह हकीकत है। अपनी आंखों से मैंने इधर आते देखा। ओ माँ, आजकल तुमने क्या हो रहा है तुम्हें? कमल ने उसे पलंग पर बिठाया और प्यार से बोला, भला राजा विजय भान सिंह का आत्मा तुम्हारे पास क्यों आने लगी? राधा इस प्रश्न से वह चौंक पड़ी और वास्तविकता उगल देने के से कमल के भविष्य पर पहाड़ टूट पड़ेगा। जो शादी होने जा रही है वह भी टूट जाएगी। अपने को संभाल के उसने बड़ी कठिनाई से बोली। तभी बाहर कुछ एक नौकर इकट्ठा हो गए प्रवेश द्वार पर। क्या बात है साहब? एक व्यक्ति ने पूछ रहा था। कुछ नहीं, कमल ने कहा। माँ कोई भयानक सपना देखकर डर गई थी। राधा ने कमल को बहुत बेबस दृष्टि से देखा, इस प्रकार मानो माँ की बातों पर विश्वास न करके उसने उसे बड़ा अपमान कर दिया। कमल ने इस बात को बुरी तरह महसूस किया और मन ही मन लज्जित भी हुआ। फिर तेज आवाज के साथ वहीं से पूछा,
किसी आदमी को बाहर तो नहीं देखा? मेरा मतलब किसी बाहरी आदमी को। इधर तो कोई भी नहीं है। बाहर के नौकर ने आश्चर्य से उत्तर दिया, यहाँ दिन में तो कोई आता नहीं, इस समय कौन आएगा और क्यों आएगा? कमल ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने राधा को देखा, तब तक वह संभल चुकी थी। राजा विजयभान सिंह के प्रति मन में उठता प्यार फिर घृणा में परिवर्तित हो चुका था। अपनी ममता के दबाव में आकर वह बोली, बेटा, अवश्य ही राजा विजयभान सिंह की आत्मा हमसे बदला लेना चाहती है। क्या कहती हो माँ? कमल ने नींद की झोंके में खिसियाकर कहा। मैं ठीक कह रही हूँ बेटा, राधा ने पूरे विश्वास से कहा। मेरी आहें इस हवेली को खा गई है, इसलिए अब उनकी आत्मा मेरी भी खुशियां छीन लेना चाहती है। यदि उनकी आत्मा को तुम्हारी खुशियों ही छीननी होती तो वह यहाँ क्यों आती? वह दिल्ली में हमारे घर भी तो आकर मेरा गला घोट सकती थी। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, राधा ने उसे समझाया। जहाँ शरीर दम तोड़ता है, आत्माएं वहीं आसपास मंडराती रहती है, दूर कहीं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? आखिर उसे रोक टोक ही क्या? कमल इससे बहस में उकताता चला गया। राधा निरुत्तर हो गई, परंतु यह बात उसके मस्तिष्क में बैठ चुकी थी। जब उसके कारण राजा विजयभान सिंह की हवेली की अवस्था हुई है, उसका खानदान तबाह और बर्बाद हो गया है। स्वयं राजा विजयभान सिंह का जीवन भी उसकी आंखों से निकली नफरत की चिंगारी में जलकर और भस्म हो गया। तो फिर उसकी आत्मा उसको भला क्यों चैन से बैठने देगी? अवश्य उसकी आत्मा कमल के साथ उसका गला दबाने आई होगी। मन में सहानुभूति और प्यार के बाद दोबारा घृणा उत्पन्न होने का यही एक कारण था। अब तुम सो जाओ माँ। कमल ने उठकर अपना पलंग राधा के पलंग के और समीप खींच लिया। लालटेन थोड़ी तेज कर दी ताकि माँ का मन ना घबराए। फिर बोला, कल सुबह ही मैं तुम्हें घर पहुँचा दूंगा, वरना यहाँ पर रहते हुए अपनी बीती याद कर करके तुम पागल हो जाओगे। तो फिर मेरा क्या होगा? राधा का मन खिल उठा, गंभीर मुखड़े पर मुस्कान छा गई। लेटते हुए उसने सोचा, उसका बेटा उसे कितना प्यार करता है। यहाँ से वापस जाने के बाद अब इसे वह दोबारा यहाँ हरगिज नहीं आने देगी। यहाँ रहकर तो वह आत्मा इसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। निश्चय ही राजा विजयभान सिंह की आत्मा उससे अपनी बर्बादी का बदला लेने आई थी। दूसरे पलंग पर कमल सोच रहा था कि माँ को छोड़ने और वापस आने में उसके 2 दिन और नष्ट हो जाएंगे। उसके साथ आए लोगों को उसके आने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कितना समय नष्ट हो जा रहा है, कितनी परेशानी बढ़ जाएगी। नारी चाहे माँ हो, बेटी हो, बहन हो या पत्नी हो, पुरुष की तरक्की में एक बाधा अवश्य है। दूसरी सुबह उसके सहायक ने जीप द्वारा उन्हें लखनऊ स्टेशन पर छोड़ा तो वो पहले ट्रेन से उसी से ही वह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और कमल ने सोचा, माँ का वापस जाना ही अच्छा है। सरोज के शीघ्र ही शीघ्र संबंध जोड़ने की वह स्वयं चिंता थी। राधा ने दिल्ली में कमल को बहुत रोकना चाहा, परंतु कमल के लिए रामगढ़ जाने का निश्चय एक बार कर लेने के बाद अब इसे छोड़ना उसके बस की बात नहीं थी। बड़ी कठिनाई के बाद उसने राधा को राजी किया, इस शर्त पर कि रात भर लखनऊ शहर के एक बड़े होटल में रहेगा और सुबह से सूर्यास्त होने तक रामगढ़ में। राजमहल में वह एक बार भी नहीं पग रखेगा। लखनऊ में भी राधा से सोखी के साथ वचन लिया कि वह पहली फुर्सत में ही सरोज के घर जाएगी। राधा की टैक्सी एक बड़े और सुंदर बंगले के बाहरी गेट पर रुकी। उतरते हुए उसने गेट पर लगी नेम प्लेट को पढ़ी। धीरेन्द्र सिंह। टैक्सी वाले को पैसा देते हुए उसने खद्दर की साड़ी ठीक की और बंगले के लॉन में पग रखा। पोर्टिको में सरोज की गाड़ी खड़ी थी, वहीं लंबे सफेद वाली विदेशी कार। बरामदे में उसने पग रखा ही था कि एक नौकर उसे देखकर बढ़ाया। ठाकुर साहब हैं? उसने पूछा। जी हाँ, उनसे कह दो कि कमल की माँ आई है। आइए बैठिए। नौकर ने सभ्यता के साथ अंदर ले गया, उसे सोफे पर बिठाकर, और वह अंदर चला गया। राधा कमरे की सजावट में खो गई। सबसे पहले उसकी दृष्टि एक सुंदर तस्वीर पर पड़ी जो एक मोटे से फ्रेम में सामने ही टंगी थी। राधा की आंखें स्थिर होकर रह गई। तूफान में घिरी एक कश्ती पतवार टूट गए थे, फिर भी नाविक ने अपना साहस नहीं छोड़ा था। यह तस्वीर वह किस प्रकार भूल सकती थी? इस तस्वीर से तो उसके साहसी जीवन का धागा बंधा हुआ है। इसी को देखकर तो उसने जीवन को स्थिर रखने की अभिलाषा बलवती हो उठती थी। परंतु यह तस्वीर यहाँ कैसे आई? यह तस्वीर तो उसने राजा विजयभान सिंह के महल में देखी। ओह, यह भी कोई सोचने की बात है। इस संसार में ऐसी तस्वीरें तो लाखों की गिनती में होगी, फिर यहाँ इसका आ जाना कौन सी असाधारण बात है। बड़े लोगों के घरों में तो यह बात आम होती रहती है। अपनी दृष्टि फेर कर वह दूसरी ओर देखने लगी।
कीमती अखरोट की लकड़ी के फर्नीचर, रेडियोग्राम, पियानो, दीवारों पर दूसरी तस्वीरें भी थी। सहसा दूसरे कमरे से अधेड़ उम्र के एक पुरुष ने प्रविष्ट होते हुए उसके साथ ही उसकी धर्मपत्नी भी थी। राधा को समझते देर नहीं लगी कि यही सरोज के माता पिता हैं। सम्मान में वह झट उठ खड़ी हुई, नमस्ते के लिए हाथ जोड़ दिए तो उन्होंने उसका स्वागत मुस्कुराकर करते हुए कहा, बैठिए बैठिए। सरोज की मम्मी बोली और अपनी रेशमी साड़ी को समेटकर स्वयं भी अपने पति के साथ एक सोफे पर बैठ गई। बैठते हुए राधा ने गौर किया, रंग रूप में बिल्कुल सरोज, अलग अलग पहचानना भी कठिन हो जाता। जाने क्यों राधा को अनुमान हुआ मानो उसने इस स्त्री को कहीं देखा, कहाँ और किस समय वह कुछ याद नहीं कर सकी। शायद इसलिए सरोज को देखकर भी वही सोच रही थी और सोच कर बैठी थी। मैं कमल की माँ हूँ, उसने बात आरंभ की। जी हाँ, नौकर ने अभी अभी बताया। ठाकुर साहब ने कहा आपके लड़के के बारे में सरोज हमें पहले ही बता चुकी है। फिर रात जब हम बाहर से वापस आए तो अब फिर उसी की प्रशंसा करने लगी। उसी ने बताया था कि आज आप स्वयं आएगी। राधा ने यहाँ समय से आने के लिए उस घटना को धन्य कहा जिसके कारण वह दिल्ली वापस चली आई थी। यदि आज वह वहां नहीं पहुंचती तो बहुत बुरा होता। ये बेचारे प्रतीक्षा ही करते रह जाते। कमल ने सरोज से बस से कहा होगा कि वह अपनी माँ को यहाँ आज ही के दिन भेजेगा। वह कृतज्ञ होकर बोली, आपकी लड़की बहुत सुशील है। भगवान की कृपा से अब कमल भी पैरों पर खड़ा हो चुका है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यह संबंध हो ही जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठाकुर साहब ने जेब से सिंगार निकाला, होठों से लगाने से पहले बोले। सरोज द्वारा यह जानकर बहुत दुख हुआ कि कमल के पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया। यदि आज वह जीवित होते तो हमारी खूब निभती। उसका स्वर गंभीर हो गया। राधा का मुखड़ा कुछ गंभीर होने के बजाय कुछ परेशान हो गया। कहीं ठाकुर साहब उसकी पति की खोज भी ना आरंभ करने लगे। संबंध बनाने से पहले ही बड़े लोग शरीर के अंदर बहती रक्त की धारा तो देखते ही हैं, और राधा की परेशानी ठाकुर साहब से छिपी न रह सके। उनसे सब्र ना हो सका तो पूछ ही लेना उचित समझा। इस परेशानी का भेद जानने हो क्या? राधा देवी, उन्होंने पूछा। कमल के पिता का भरी जवानी में स्वर्गवास होने का क्या कारण था? मेरा मतलब कोई दुर्घटना, बीमारी या कोई और कारण? राधा और घबरा उठी। वह मानो अपनी आंखों उनसे चुराने का प्रयत्न करने लगी। उसका दिल और बुरी तरह धड़कने लगा। ठाकुर साहब का भ्रम विश्वास में बदलने लगा। उन्होंने कहा, राधा देवी देखिए, विवाह से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि कमल के पिता कौन थे और किस खानदान का रक्त उनके शरीर में था। तभी हम अपनी लड़की का हाथ आपके बेटे के हाथ में दे सकते हैं। दोस्तों, हाँ बहन, सरोज की मम्मी भी राधा की घबराहट से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। तुम्हें अपने कमल की सौगंध, इस संबंध में हमें हरगिज धोखा मत देना। राधा का मन हुआ। वह झल्ला कर कहते कि कमल की रगों में तो वह रक्त है जिसे पाने के लिए जाने कितनी बार लोगों को जन्म लेना पड़ता। शाही खानदान का खून बह रहा उसके बेटों की रगों में, परंतु उसके होठ खुलते खुलते रह गए। ऐसी नारी का चरित्र ही फिर इसकी दृष्टि में क्या रह जाएगा? यह कैसे विश्वास करेंगे कि वह सत्य कह रही है? और फिर यदि यह सत्य भी हो तो इससे उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राजा महाराजाओं की संतानों तो सैकड़ों सुंदर लड़कियों द्वारा जन्म लेती ही रहती है, और फिर सत्य कह देने से तो यह बात कमल तक भी पहुंच जाएगी। फिर उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और लूट जाएगा। वह अपने ही बेटे की दृष्टि में गिर जाएगी। उसका बेटा इस वास्तविकता को सहन नहीं कर सकेगा। उसके होठ खोल देने से वास्तव में वह एक पहाड़ टूट पड़ता, उसके ऊपर और उसके बेटे के ऊपर भी। फिर जीवन की सारी तपस्या व्यर्थ चली जाती। अपने होठ उसने सी लिए, आंसू पोंछ कर दिल पर पत्थर रख लिया और बोली, मैं केवल कमल के संबंध में बात करने के लिए आई हूँ, उसके पिता के संबंध के लिए नहीं। राधा देवी, ठाकुर साहब चीखते चीखते रह गए। सिगरेट होठों में लगाते लगाते छूट कर गिर पड़ी। मुझे क्षमा कीजिए। राधा उठकर खड़ी हो गई और बोली, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बता सकती, यह मेरे निजी मामला। तो फिर सरोज भी हमारी लड़की है। सरोज की मम्मी भी तैस में आकर उठ खड़ी हुई, बोली, अपनी बेटी के लिए उस खानदान के बारे में जानने का हमें पूरा अधिकार है जहां हमारी बेटी बहू बनकर जाएगी। आप जा सकते हैं। हमें नहीं मालूम था कि कमल एक ऐसी माँ का बेटा है जिसका पति का कोई पता नहीं। राधा कोई उत्तर नहीं दे सकी और दिल तड़प कर रह गया। अपनी बदनसीबी के साथ वो अपनी संतान का दुर्भाग्य भी लेकर उत्पन्न हुई है, यह उसे आज बहुत सख्ती के साथ ज्ञात हुआ। आंखें नीचे किए हुए बाहर निकल गई। बरामदे में उसकी भेंट सरोज से हुई। कोई लड़की उसे अपनी कार में छोड़कर जा रही थी।
सरोज को देखकर वह ठिठकी। सरोज ने उसे देखा तो खिलखिला पड़ी, चाहा कि लपक कर उसके चरण छू ले, परंतु आंखों में आंसू देखकर उसके पग लड़खड़ा गए। दिल धड़क उठा और राधा ने उसे कुछ पूछना चाहा, परंतु उत्तर पहले ही सिसकियों से मिल चुका था। राधा उसके समीप से होकर बरामदे की सीढ़ियां उतरती हुई बाहरी गेट की ओर चल दी। सरोज उसी प्रकार खड़ी रही मानो उसकी आंखों के सामने उसके अरमानों का जनाजा जा रहा हो। और अचानक ही अभी और इसी समय यह सब क्या हो गया अचानक। वह तो अपने घर वालों को पहले ही राजी कर चुकी थी, फिर अब इस बात में कैसे बिगाड़ उत्पन्न हो गया। पिताजी को तथा मम्मी को केवल एक जोग भर ही तो अपनी बेटी के लिए चाहिए था। दौलत तो उसके घर में पुश्तों तक खर्च करने को पड़ी है। कंधे झटक कर वह अंदर प्रविष्ट हो गई और बहुत तेज पगों के साथ उसके माता पिता उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोस्तों, ये थी अभी तक की कहानी। अगर अभी तक की कहानी आपने सुन ही लिया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि दूसरों में ये कहानियाँ पहुँचे। और हमारी जो मेहनत लगती है, जो आशा होता है कि आपका एक लाइक सब्सक्राइब मिले, तो आगे भी आपकी कहानी का अगले भाग हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। अगले भाग के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ अवश्य लिखें। तो फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए भाग के साथ। जब तक के लिए जय श्री श्याम।